हिमालय की झील, जहां इंसानों की हड्डियां सदियों से दबी हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के हिमालय में एक ऐसी झील मौजूद है जहां सैकड़ों इंसानी कंकाल सदियों से बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। हर साल जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो इस झील के किनारे इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और कंकाल दोबारा दिखाई देने लगते हैं। ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये भारत की एक असली जगह है जिसे दुनिया रूपकुंड स्केलेटन लेक यानी स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में मौजूद है रूपकुंड झील। साल के ज्यादातर महीनों में यह झील मोटी बर्फ की चादर से ढकी रहती है। यहां का तापमान कई बार 0 से 30 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है। आज भी यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। कम ऑक्सीजन, खतरनाक रास्ते, तेज हवाएं और अचानक बदलता मौसम हर कदम पर जिंदगी की परीक्षा लेता है। लेकिन सदियों से लोग इन पहाड़ों से होकर नंदा देवी राज जात यात्रा जैसी पवित्र यात्राएं करते आए हैं। इन्हीं रास्तों के बीच छुपा है रूपकुंड। साल था 1942। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बीच थी और उसी दौरान हिमालय में एक ऐसी खोज होने वाली थी जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। एक स्थानीय वन अधिकारी H.K. माधवाल इन पहाड़ों में निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वे इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक करने वाले हैं। चलते चलते अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़ी। बर्फ के बीच एक इंसानी खोपड़ी धीरे धीरे बाहर दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे बर्फ हटती गई वैसे वैसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल सामने आने लगे। पूरा झील का किनारा हड्डियों से भरा हुआ था। कुछ कंकाल लगभग पूरे सुरक्षित थे, कुछ की सिर्फ खोपड़ियां बची थीं। कंकालों के साथ पुराने चमड़े के जूते, लकड़ी के डंडे, लोहे के औजार और कुछ आभूषण भी मिले। यानी ये लोग अकेले नहीं आए थे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों को सबसे पहले यही शक हुआ कि कहीं ये जापानी सैनिकों का कोई गुप्त दल तो नहीं था। लेकिन जल्द ही यह संभावना कमजोर पड़ने लगी। मिले हुए सामान और कंकालों की स्थिति इस कहानी से मेल नहीं खा रही थी। धीरे धीरे पुरातत्वविद, वैज्ञानिक और इतिहासकार इस रहस्य को सुलझाने के लिए रूपकुंड पहुंचने लगे। जितनी गहराई से जांच शुरू हुई उतने ही नए सवाल सामने आने लगे। आखिर ये लोग कौन थे? ये यहां कैसे पहुंचे? इनकी मौत एक साथ हुई या अलग अलग समय पर? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ एक सामान्य हादसा था तो इतने सारे लोग एक ही जगह क्यों मिले? इस रहस्य की परतें अब खुलनी शुरू होंगी और यकीन मानिए, जो सच सामने आएगा वह किसी भी काल्पनिक हॉरर कहानी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला होगा। रूपकुंड की खोज के बाद यह मामला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बन गया। पहली नजर में ऐसा लग रहा था मानो किसी पूरी टोली की एक साथ मौत हुई हो। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रहस्य और गहराता गया। झील के आसपास करीब 300 से भी ज्यादा मानव कंकाल मिले। कुछ पानी के अंदर थे तो कुछ बर्फ और पत्थरों के बीच बिखरे हुए पड़े थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ठंड और ऊंचाई की वजह से कई कंकाल असाधारण रूप से सुरक्षित थे। कुछ के बाल अब भी मौजूद थे, कुछ के नाखून अब भी दिखाई देते थे और कई कंकालों के साथ उनके कपड़े, चमड़े के जूते, लकड़ी के डंडे, लोहे के औजार, अंगूठियां, चूड़ियां और दूसरे सामान भी मिले। यह साफ था कि ये लोग किसी लंबी यात्रा पर निकले थे, लेकिन कहां से और क्यों? शुरुआती जांच में कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि शायद ये किसी पुराने युद्ध के सैनिक थे। दूसरों ने कहा शायद ये किसी महामारी का शिकार हुए होंगे। कुछ लोगों ने भूस्खलन की संभावना जताई,
तो कुछ ने हिमस्खलन की। लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत सभी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर वैज्ञानिकों ने कंकालों की हड्डियों का बारीकी से अध्ययन शुरू किया। यहीं से एक नया रहस्य सामने आया। कई खोपड़ियों पर गोल आकार की गहरी चोटों के निशान मिले। ध्यान देने वाली बात यह थी, ये चोटें ऊपर से लगी थी, सामने से नहीं, पीछे से नहीं, बल्कि सीधे सिर के ऊपर। और सबसे अजीब बात, शरीर के बाकी हिस्सों पर ऐसी गंभीर चोटें लगभग नहीं थीं। अगर यह किसी युद्ध का मामला होता तो हथियारों के निशान मिलते। अगर ये जंगली जानवरों का हमला होता तो हड्डियां बुरी तरह टूटी होती। अगर यह साधारण गिरने का हादसा होता तो चोटें पूरे शरीर पर दिखाई देती। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। वैज्ञानिकों ने हर संभावना पर विचार किया। क्या इन लोगों पर ऊपर से बड़े पत्थर गिरे थे, लेकिन आसपास ऐसे पत्थरों के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले? क्या यह बिजली गिरने की घटना थी, लेकिन उसके भी कोई निशान नहीं थे? फिर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। इन कंकालों में पुरुष भी थे, महिलाएं भी, और अलग अलग उम्र के लोग भी। अगर यह कोई सैनिक दल होता तो इतनी विविधता शायद ही देखने को मिलती। इसका मतलब यह संभवतः सिर्फ सैनिकों का समूह नहीं था। शायद यह तीर्थयात्रियों का दल था या किसी विशेष यात्रा पर निकले लोग। लेकिन अगर ऐसा था तो आखिर उनकी मौत कैसे हुई? सवाल बढ़ते जा रहे थे और जवाब अब भी दूर थे। फिर दशकों बाद तकनीक ने इस रहस्य की जांच को एक बिल्कुल नई दिशा दी। डीएनए विश्लेषण, रेडियो कार्बन डेटिंग और आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान अब उन लोगों की कहानी सदियों बाद दोबारा पढ़ने वाले थे। लेकिन जो सच सामने आने वाला था, उसने सिर्फ इस रहस्य को नहीं, बल्कि अब तक की लगभग हर पुरानी धारणा को पूरी तरह बदल दिया। दशकों तक रूपकुंड का रहस्य दुनिया के सामने एक अनसुलझी पहेली बना रहा। लेकिन 21वीं सदी में विज्ञान ने इस कहानी को एक नई दिशा देनी शुरू की। दुनिया भर के पुरातत्वविद, मानव विज्ञानी और आनुवंशिक वैज्ञानिक रूपकुंड पहुंचे। उनका उद्देश्य सिर्फ यह जानना नहीं था कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। वे यह भी जानना चाहते थे कि ये लोग आखिर थे कौन। सबसे पहले कंकालों की उम्र जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। इस तकनीक से वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु लगभग किस समय हुई थी। लंबे समय तक लोग मानते रहे कि झील में मिले सभी कंकाल एक ही घटना का हिस्सा थे। लेकिन रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन सभी लोगों की मृत्यु एक ही समय पर नहीं हुई थी। कुछ लोगों की मृत्यु लगभग 1200 साल पहले हुई थी, जबकि कुछ अन्य लोगों की मृत्यु करीब 18वीं या 19वीं सदी के आसपास हुई। यानी रूपकुंड सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं था, बल्कि यह अलग अलग समय में यहां पहुंचे कई लोगों की अनसुलझी कहानी बन चुका था। इसके बाद डीएनए विश्लेषण शुरू हुआ। यहीं से रहस्य और भी गहरा हो गया। वैज्ञानिकों ने कंकालों से प्राचीन डीएनए निकाला। फिर उसकी तुलना दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की आबादी से की गई। परिणाम किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कुछ लोगों का आनुवंशिक संबंध दक्षिण एशिया से था, यानी वे संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप के निवासी थे। लेकिन कुछ कंकाल ऐसे लोगों के थे जिनकी आनुवंशिक बनावट भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी मेडिटेरेनियन के लोगों से मिलती थी। यह परिणाम पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। आखिर हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के पास रहने वाले लोग हिमालय की इस दुर्गम झील तक कैसे पहुंचे? इतनी ऊंचाई पर इतनी कठिन यात्रा उन्होंने क्यों की? आज तक इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिकों ने उनके खान पान का भी अध्ययन किया। आइसोटोप विश्लेषण से यह पता चला कि सभी लोगों का भोजन एक जैसा नहीं था, यानी वे सभी एक ही समुदाय या एक ही परिवार से नहीं थे। अब
यह स्पष्ट हो चुका था कि रूपकुंड एक ही समूह की सामूहिक मृत्यु की कहानी नहीं है, बल्कि ये कई अलग अलग यात्राओं और अलग अलग समय में यहां पहुंचे लोगों का रहस्यमय इतिहास है। लेकिन एक सवाल अब भी वही था, इन लोगों की मौत आखिर हुई कैसे? वैज्ञानिकों ने कंकालों पर मौजूद चोटों का दोबारा अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कई खोपड़ियों पर गोल आकार की गहरी चोटें थीं। ये चोटें किसी तलवार, भाले या तीर से नहीं लगी थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो ऊपर से किसी बेहद कठोर और भारी वस्तु ने सिर पर प्रहार किया हो। यहीं से एक नई परिकल्पना सामने आई। क्या इन लोगों की मौत विशाल आकार के ओलों की बारिश से हुई थी? सामान्य ओलों से नहीं, बल्कि क्रिकेट की गेंद जितने विशाल बर्फीले ओलों से। हिमालय में कभी कभी अत्यंत दुर्लभ मौसमीय परिस्थितियों में ऐसे ओले बनने की संभावना वैज्ञानिकों ने स्वीकार की है। अगर खुले पहाड़ पर बिना किसी आश्रय के ऐसी ओलों की बारिश हो तो सिर पर लगने वाली चोट घातक साबित हो सकती है। यह सिद्धांत आज भी सबसे अधिक स्वीकार किए जाने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है। लेकिन यह भी हर सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर यह सिर्फ ओलों की बारिश थी तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए लोग वहां पहुंचे ही क्यों? उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था? और वे अलग अलग समय में उसी झील तक बार बार क्यों पहुंचे? इन सवालों का जवाब आज भी बर्फ की उन्हीं परतों के नीचे कहीं दबा हुआ है। और शायद यही कारण है कि रूपकुंड आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी पुरातात्विक पहेलियों में गिना जाता है। इतने वर्षों की वैज्ञानिक जांच, डीएनए विश्लेषण, रेडियो कार्बन डेटिंग और अनगिनत शोधों के बाद भी रूपकुंड का रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है। हाँ, विज्ञान ने कई गलत धारणाओं को जरूर समाप्त कर दिया। अब यह स्पष्ट है कि झील में मिले सभी लोग एक ही समय के नहीं थे। वे अलग अलग सदियों में अलग अलग स्थानों से इस दुर्गम झील तक पहुंचे थे। लेकिन उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था? क्या वे तीर्थयात्री थे? क्या वे व्यापारी थे? क्या वे किसी अज्ञात अभियान का हिस्सा थे? या क्या हिमालय के इन पहाड़ों में ऐसा कुछ था जो उन्हें बार बार इस झील तक खींच लाता था? इन सवालों का आज भी कोई निश्चित उत्तर नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सदियों पहले नंदा देवी राज जात यात्रा जैसे प्राचीन धार्मिक मार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरते थे। संभव है कि कुछ लोग इसी यात्रा के दौरान अचानक आए भीषण मौसम का शिकार हो गए हों। लेकिन यह सिद्धांत भी हर कंकाल की कहानी नहीं समझा पाता, क्योंकि सभी लोग एक ही समय के नहीं थे और कुछ लोगों का भारत से हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंध होना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आज रूपकुंड झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह दुनिया भर के इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, मानव विज्ञानियों और वैज्ञानिकों के लिए एक खुली शोध प्रयोगशाला बन चुकी है। हर नई तकनीक, हर नया अध्ययन, हर नई खोज उम्मीद जगाती है कि शायद इस रहस्य का कोई नया अध्याय सामने आए। लेकिन अब तक हर उत्तर के साथ कुछ नए सवाल जन्म लेते रहे हैं। समय बीतता गया, बर्फ हर साल झील को फिर ढक देती है। फिर गर्मियों में वही बर्फ पिघलती है और सदियों से वही कंकाल एक बार फिर दुनिया के सामने आ जाते हैं। मानो वे आज भी अपनी कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रहे हों। रूपकुंड का रहस्य डरावना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भूत या कोई अलौकिक शक्ति रहती है। यह रहस्य डरावना इसलिए है क्योंकि यह पूरी तरह एक सच्ची घटना पर आधारित है। सैकड़ों वास्तविक लोग वास्तव में इस झील तक पहुंचे थे। उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटे और आज भी दुनिया की सबसे आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक, डीएनए विज्ञान और पुरातत्व उनकी पूरी कहानी नहीं बता पाए हैं। शायद यही इतिहास की सबसे दिलचस्प बात है। जितना अधिक हम अतीत को समझने की कोशिश करते हैं,
उतना ही वह हमें यह एहसास कराता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। हो सकता है आने वाले वर्षों में कोई नई खोज इस रहस्य से पर्दा उठा दे, या हो सकता है रूपकुंड हमेशा के लिए हिमालय की बर्फ के नीचे अपना सबसे बड़ा रहस्य छिपाए रखे। अगर आप कभी उत्तराखंड के उन ऊंचे पहाड़ों में जाएं और रूपकुंड की शांत झील के सामने खड़े हों, तो याद रखिए उस बर्फ के नीचे सिर्फ हड्डियां नहीं हैं, वहां सदियों पुरानी अधूरी कहानियां दबी हुई हैं। कहानियां उन लोगों की जो वहां तक तो पहुंचे लेकिन कभी वापस नहीं लौट सके। और शायद यही कारण है कि रूपकुंड आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी और वैज्ञानिक रूप से अनसुलझी पहेलियों में से एक माना जाता है। शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, वे सिर्फ हमें यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि प्रकृति और इतिहास हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरे और रहस्यमय हैं। आज रूपकुंड की बर्फ एक बार फिर झील को अपने भीतर समेट चुकी है। पहाड़ अब भी उतने ही शांत हैं, हवाएं अब भी उसी तरह इन चोटियों के बीच गूंजती हैं, लेकिन इस सन्नाटे के नीचे छिपी है सदियों पुरानी एक अनकही कहानी। विज्ञान ने इस रहस्य के कई पहलुओं को समझ लिया है। डीएनए ने हमें बताया कि यहाँ मिले लोग एक ही समय के नहीं थे। रेडियो कार्बन डेटिंग ने यह साबित किया कि वे अलग अलग सदियों में यहां पहुंचे थे। फॉरेंसिक विज्ञान ने उनकी चोटों का अध्ययन किया। मौसम विज्ञान ने हिमालय के अत्यधिक कठिन वातावरण को समझाया। लेकिन एक सवाल आज भी वैसा ही खड़ा है, आखिर वे लोग इस वीरान झील तक आए ही क्यों थे? क्या यह एक धार्मिक यात्रा थी? क्या यह कोई प्राचीन मार्ग था जो समय के साथ भुला दिया गया? या क्या इस पहाड़ ने सदियों से अलग अलग यात्रियों को अपने भीतर हमेशा के लिए रोक लिया? आज भी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे पुरानी खोपड़ियां, हड्डियां और बीते समय के निशान दोबारा दिखाई देने लगते हैं, मानो इतिहास हर साल हमें पुकार रहा हो। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, यह एक खुली किताब है जिसके कई पन्ने अब भी खाली हैं। शायद भविष्य की कोई नई तकनीक, कोई नया शोध या कोई नई खोज इन सवालों के जवाब हमारे सामने रख दे। लेकिन अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो भी रूपकुंड इतिहास के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक बना रहेगा। यह कहानी हमें डराती नहीं बल्कि हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति और इतिहास हमेशा कुछ ऐसे रहस्य अपने पास बचाकर रखते हैं जिन्हें समझने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि दुनिया में अब भी ऐसे अनगिनत रहस्य मौजूद हैं जो सिर्फ खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।